नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना 12वां जो टॉपिक है वनीकरण और कृषि वानिकी, उसका सेकेंड टॉपिक कृषि वानिकी, इंग्लिश में बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, इसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कृषि वानिकी होती क्या है। कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जो वृक्षारोपण, फसल उत्पादन और पशुपालन को इस तरह से एकीकृत करती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो। ये तो हो गई कृषि वानिकी की परिभाषा। अब साधारण शब्दों में समझा जाए तो यदि आप खेती भी कर रहे हैं, मतलब कृषि कर रहे हैं, वहाँ पे खेतों में पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं और उसके साथ पशुपालन कर रहे हैं ना, इन सब का एक साथ करना कृषि वानिकी कहलाता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक साथ ही, उनमें से दो भी हो सकते हैं। तो इसीलिए नीचे लिखा है कृषि वानिकी प्रणाली निम्न 3 तरीकों से अपनाई जाती है। तो उसमें पहला है एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स। तो एग्री का मतलब होता है एग्रीकल्चर और सिल्वीकल्चर है ना, जो पेड़ होते हैं ना उनकी खेती से संबंधित है कि आप पेड़ों को उगाएं और उनको ग्रो बड़ा करें, उसके बाद उनको काट के फिर से दोबारा उगाएं। तो पेड़ों की खेती एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो नाम से आप समझ सकते हैं कि जब पेड़ और खेती एक साथ करते हैं उसको एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम बोलते हैं। इसमें फसलों और पेड़ों को एक साथ उगाया जाता है। दूसरा है सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम्स। तो अब इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि सिल्वो मतलब अभी वन बताया मैंने, और पैस्टोरल मतलब जानवरों के लिए जहाँ पे चरागाह होते हैं ना, जो उनको बोलते हैं पास्चर्स। तो सिल्वो पैस्टोरल का मतलब वनों के साथ जानवरों के लिए चरागाह को बनाया जाता है। तो ये हो गया सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम्स। तीसरा है एग्रो सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम्स। तो इसमें अब तीनों आ गए, खेती भी आ गई, वन भी आ गए और पशुपालन भी आ गया। तो इस प्रणाली में फसल और पेड़ों के साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो ये 3 तरीके से आप एग्रो फॉरेस्ट्री को अपना सकते हैं। अब हम लोग जो कृषि वानिकी है ना, उसका महत्व देखेंगे। तो जो पहला महत्व लिखा है वो है आर्थिक महत्व, मतलब हमको इससे आर्थिक लाभ किस तरह से होता है। लिखा है यह देश की जलाऊ लकड़ी आवश्यकताओं के लगभग आधे भाग। तो जो लकड़ी जलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो जो हमको प्राप्त होती है उससे लगभग आधा भाग। लघु इमारती लकड़ी की मांग के लगभग 2/3 भाग। प्लाईवुड की आवश्यकता के लगभग 70 से 80 भाग। लुगदी मतलब पेपर पल्प उद्योग के लिए कच्चे माल के लगभग 60% भाग और हरे चारा का 9 से 10% भाग की पूर्ति करती है। तो ये वनों की बात हो रही है। तो जब वन करते हैं तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री भी इसमें अपना हेल्प कर सकती है। यह फल, चारा मतलब फॉडर, ईंधन, फ्यूल, फाइबर, उर्वरक और इमारती लकड़ी के साथ साथ फसल खराब होने पर बीमा के रूप में भी कार्य करते हैं। यदि आपकी फसल खराब हो जाएगी तो आप पेड़ पौधों से कुछ अपना आमदनी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कार्बन प्रच्छादन, मतलब कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इंग्लिश थोड़ा सा अजीब है, हिंदी में आप समझेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। कृषि वानिकी एक स्थापित प्रकृति आधारित गतिविधि है जो कार्बन न्यूट्रल विकास में सहायता करती है। मतलब आप यदि एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाएंगे तो आप विकास भी करेंगे और वो कार्बन न्यूट्रल होगा, कि मतलब आप एटमॉस्फेयर में कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है, यह वनों के बाहर वृक्षावरण का विस्तार करती है। अब वन जो एग्रो फॉरेस्ट्री में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो वो वन में तो आते नहीं, तो ये वनों के बाहर भी ट्री कवर को बढ़ाती है। प्राकृतिक वनों की तरह कार्बन प्रच्छादन में योगदान करती है। मतलब जो वन है ना, फॉरेस्ट, उसी की जगह कार्बन को शोषित करने में हेल्प करती है।
इस तरह उन पर से दबाव को कम करती है तथा किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करती है। तो जो वनों पे कार्बन को अवशोषित करने का दबाव है कि मतलब ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता जा रहा है तो उतना अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं ना फॉरेस्ट। तो कुछ शेयर जो हम लोग कृषि वानिकी में के तहत पेड़ पौधे लगाएंगे वो भी अवशोषित करेंगे, तो जो वनों में जो दबाव है वो कम होगा और किसानों की आय भी बढ़ती है इससे। अगला है उर्वरकों की खपत में कमी। ये देखते हैं कि जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं इसको अपनाने से किस तरह से उनका उपयोग कम होता है। क्या लिखा है, कृषि वानिकी प्रणाली में उगाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग वृक्ष, नाइट्रोजन फिक्सिंग वृक्ष में वो वृक्ष आते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पेड़ों को दे देते हैं एक तरीके से। प्रतिवर्ष लगभग 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फिक्स करने में सक्षम है। तो ये बोल रहे हैं कि एग्रोफॉरेस्ट्री यदि आप अपनाओगे तो प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर में लगभग 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन को ये पेड़ एब्जॉर्ब करने में सक्षम है। यह कृषि वानिकी के सबसे आशापूर्ण घटकों में से एक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना एग्रोफॉरेस्ट्री से, तो एग्रोफॉरेस्ट्री का जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना उसमें से ये एक है। अब इसी के अंदर एक पॉइंट लिखा है, गिरी हुई पत्तियां अपघटित होकर ह्यूमस का निर्माण करती हैं और पोषक तत्व प्रदान कर मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं और उर्वरक आवश्यकता को भी कम करती हैं। तो जो पेड़ों से पत्तियां गिरेंगी तो वो अपघटित होकर ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस एक तरह की खाद ही होती है। तो जो डिकम्पोजेबल प्लांट वेस्ट होता है ना उसी को ह्यूमस बोलते हैं। तो ये मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा, तो उर्वरक की जो आवश्यकता है मिट्टी की वो कम होगी। तो इस तरह से उर्वरक की जो खपत है उसमें कमी आएगी। इसी में एक पॉइंट और लिखा है, रासायनिक उर्वरकों की कम आवश्यकता के कारण कृषि वानिकी जैविक खेती को पूरकता प्रदान कर सकती है। कि जो हम लोग फर्टिलाइजर से DAP यूरिया यूज कर रहे हैं ना, NPK मेनली इनमें होते हैं। NPK मतलब पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इनकी कम आवश्यकता के कारण जो कृषि वानिकी है ना वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर कम से कम यूज करते हैं, तो उसमें भी उसी का एक पूरक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर सकती है। अगला फायदा क्या है, पारिस्थितिकी के अनुकूल, इकोसिस्टम के लिए सुइटेबल भी है कि एग्रोफॉरेस्ट्री से ना किसी जगह का जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित नहीं होता है। देखते हैं क्या लिखा है इसमें, कम रसायनों के उपयोग से जलवायु पर पड़ने वाले मानव जनित प्रभावों, इंग्लिश में बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स, को कम करने में भी मदद मिलती है। जब आप केमिकल्स का कम से कम प्रयोग करेंगे तो इन केमिकल्स के द्वारा जो क्लाइमेट पे असर पड़ता है वो कम से कम होगा। क्लाइमेट चेंज जो है ना वो इसी की वजह से हो रहा है ना। इसमें एक पॉइंट लिखा है, कृषि वानिकी कटाव नियंत्रण एवं जल प्रतिधारण। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो एग्रोफॉरेस्ट्री का कटाव नियंत्रण मतलब सॉइल इरोजन की बात हो रही है कि मिट्टी के कटाव को कम करता है। जल प्रतिधारण मतलब मिट्टी की जो जल अवशोषित करने की क्षमता है वो भी बढ़ाता है। पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें हेल्प करता है। कार्बन भंडारण, कार्बन को एब्जॉर्ब करने में, स्टोर करने में हेल्प करता है। जैव विविधता संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसके साथ साथ समुदायों को चरम मौसमी घटनाओं से मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। कि जो एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उनसे बचा के रखते हैं हमको ये पेड़ पौधे जो हम लोग एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत लगाते हैं। अगला जो फायदा है एग्रोफॉरेस्ट्री से वो है बेहतर कृषि उपज। क्या लिखा है, सामान्य मृदा की तुलना में वन प्रभावित मृदा में फसलों की पैदावार अधिक होती है। ये बात तो वही है कि वो उस मिट्टी की
उर्वरता है वो बढ़ जाती है, तो ऐसी भूमि में ज़्यादा पैदावार होती है। इसमें और भी पॉइंट लिखे हैं, तो अगला पॉइंट देखते हैं। उपयुक्त कृषि वानिकी प्रणाली मृदा के भौतिक गुणों में सुधार करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें इसमें क्या होता है, सुधार होता है। मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को बनाए रखती है, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं मिट्टी के उसको बनाए रखती है। और जो पोषण चक्रण मतलब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की मतलब जो न्यूट्रिएंट्स का साइकिल है उसमें भी हेल्प करती है। इसमें एक और पॉइंट लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा है कि कृषि वानिकी संवहनीय नवीकरणीय बायोमास आधारित ऊर्जा के उत्पादन और संवर्धन में भी मदद करती है। इसका मतलब है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, वो नवीकरणीय बायोमास का मतलब ये बायोमास है ना बार बार बनता रहता है और उसका हम लोग यूज करते रहते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक तरीके से ना इसके सोर्स प्रोडक्शन और संवर्धन का मतलब ग्रोथ इसमें हेल्प करता है। अब हम लोग देखेंगे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री हेल्प कर सकती है। तो इसमें जो पॉइंट दोनों लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क आप कर लीजिए। तो पहला पॉइंट जो लिखा है, वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक के सृजन। तो ये जो भारत का लक्ष्य है ना कि 2030 तक लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य की प्राप्ति में जो कृषि वानिकी है ना इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये दोनों लक्ष्य आपको याद रखने हैं। 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन है, यहाँ पे मिलियन के बाद बिलियन होता है, तो बिलियन टन इतने ऑक्सीजन इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। कार्बन सिंक का मतलब जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। और 2070 तक जो कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य है ना वो भी भारत ने निर्धारित किया है। तो इसको पाने में कृषि वानिकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। और दूसरा जो पॉइंट लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, भारत के वर्ष 2030 तक के लिए एक लक्ष्य क्या है, 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षरण तटस्थता मतलब लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने तथा 17 में से 9 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कृषि वानिकी का योगदान अति आवश्यक है। तो 2030 तक भारत ने लगभग 26 मिलियन टन जो है ना वो जो लैंड डिग्रेड हो चुकी है उसको हम लोग वापस से रिस्टोर करने का लक्ष्य है। और 2030 तक 9 जो SDG है ना सतत विकास लक्ष्य उनको प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा है उसमें जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो ये हो गए लाभ कि जो कृषि वानिकी है उससे क्या क्या लाभ होते हैं। अब हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत में कृषि वानिकी को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या क्या अभी स्थिति है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, वर्ष 2014 में भारत रोजगार उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2014 में भारत ने राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी शॉर्ट में NAP बोलते हैं, इसको अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना। कब, 2014 में अपनाई थी। अगला पॉइंट क्या लिखा है, वर्ष 2016 में NAP वही नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी की बात हो रही के अंतर्गत लगभग 1000 करोड़ रुपए के कृषि वानिकी पर उप अभियान, इंग्लिश में बोलते हैं सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री और शॉर्ट में बोलते हैं SAMAF की शुरुआत की गई ताकि हर मेड़ पर पेड़ टैगलाइन के साथ कृषि वानिकी को एक राष्ट्रीय प्रयास का रूप दिया जा सके। तो 2016 में एक अभियान चलाया गया, हर पेड़ पर मोड़, ये टैगलाइन दिया गया और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगला पॉइंट क्या है,
वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत सरकार कृषि वानिकी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। अगला पॉइंट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने SMAF का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में विलय कर दिया है। तो अभी जो SMAF है ना, SMAF ये अभी हम लोगों ने आगे ऊपर पढ़ा है ना, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसका विलय कर दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आ सकता है कि ये SMAF को किस में विलय कर दिया गया है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसका विलय हो गया है। तो ये हो गया भारत के संदर्भ में कि भारत में क्या स्थिति है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो कृषि वानिकी है ना, उसको अपनाने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। जो अपने यहाँ किसान है वो एग्रो फॉरेस्ट्री को तेज़ी से क्यों नहीं अपना रहे हैं। पहला पॉइंट है किसानों के बीच सूचनाओं का अभाव। तो ये तो एक जनरल आप अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हैं कि अपने यहाँ जो किसान है ना, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जो नई सरकारी योजनाएं होती हैं उनकी और नई टेक्निक्स की। लिखा क्या है, यद्यपि कृषि वानिकी भारत में नया विचार नहीं है। ये तो बात सही है कि नया विचार तो है नहीं, क्योंकि जिन आप लोगों में से जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, जिनके खेत होंगे, तो देखते होंगे कि खेतों के बीच बीच में पेड़ लगे रहते हैं, लेकिन उसका कमर्शियल तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं किसान। और या वो पेड़ ऐसे होते हैं जो एक बार लगा दिए बस लगे हैं, काम खत्म। परंतु कई किसान वृक्षों के रोटेशन और परिपक्व वृक्षों के व्यापार संबंधी कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी की कमी के कारण इसे अपनाने के इच्छुक नहीं है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि वृक्षों के रोटेशन मतलब आप वृक्ष लगाओ, उसके बाद उसका बड़ा होने पे काटो, उसके फिर बाद दूसरी तरह का वृक्ष लगाओ या रोटेशन करो। और परिपक्व वृक्षों के व्यापार की मतलब अब पेड़ तैयार हो गए तो उनका आप व्यापार कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है ना कि पता चला नीम के पेड़ लगा है तो उसको आप काट नहीं सकते, आम का पेड़ लगा है काट नहीं सकते हो। पता चला किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर लिया, पुलिस उठा ले गई, ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इनके चक्कर के कारण ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं पेड़ ना लगाएंगे, खेती ज़्यादा सही है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, कृषि वानिकी का अस्पष्ट वर्गीकरण, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन सही से नहीं किया गया है। तो देखते हैं, कृषि वानिकी एक अपेक्षित आंदोलन का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सका है। लंबे समय तक यह विषय कृषि और वानिकी के बीच की दरार में झूलता रहा, जहाँ दोनों ही क्षेत्रों का इस पर प्राधिकार नहीं था। कि मतलब कृषि वानिकी को ना अभी तक कुछ इस डिफाइन नहीं किया गया कि आप किस तरह से इसको अपना सकते हैं। तो इसके बारे में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। राष्ट्रीय प्रणाली में कृषि वानिकी का मूल्य और दर्जा अस्पष्ट और लगभग उपेक्षित ही रहा है। दूसरा पॉइंट है, प्रतिकूल नीतियों और कानूनी अड़चनों के कारण इस पर कम ध्यान दिया गया। नीतियां भी नहीं बनाई गई ऐसी और कानूनी अड़चनें भी हैं कई सारी। और काश्तकार किसानों द्वारा इसे अपनाना टेन्योर की असुरक्षा के कारण बाधित ही रहा। टेन्योर की असुरक्षा का मतलब कि पहले जो पेड़ लगाए जाते थे वो छाया के लिए मेनली लगाए जाते थे और कुछ उनसे फल मिल गए। लेकिन वो ऐसा तो था नहीं कि लगाओ या आपने और कुछ समय बाद इसको काट के बेच के उससे आपको कुछ आमदनी हो सके। तो ये भी फिक्स नहीं कि इतने समय बाद आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो इसकी टेन्योर की असुरक्षा के कारण भी अब किसानों ने इसका कम यूज किया है, मतलब अब ऐसा दिखता नहीं है जनरली। और कई जगह दिखता भी है तो पता चला कि बीच में मेड़ जो है वहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए और उसको पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है, तो खेती में वो आसपास की जो नमी है वो सोख लेती है, तो फिर उससे जो खेती होती है उस पर असर पड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है वित्तीय बाधाएं। वित्तीय बाधाएं तो पैसा ही तो मेन पैसा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या लिखा है, इस क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश भी उपेक्षा का एक कारण है कि इसमें इन्वेस्टमेंट उतना नहीं रहा है। फसल क्षेत्र के लिए उपलब्ध ऋण और बीमा उत्पादों के विपरीत, मतलब फसल क्षेत्र जो है उसके लिए तो लोन भी अवेलेबल है और इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, उसके विपरीत खेतों पर पेड़ उगाने के लिए न्यूनतम प्रावधान मौजूद हैं। तो इसके लिए कोई प्रावधान ऐसे है नहीं, इसके लिए लिख दिया गया कि न्यूनतम प्रावधान
मौजूद है कि आप खेतों में पेड़ लगाएंगे तो उससे आपको, उसके लिए आपको कहाँ से पैसा मिल सकता है। और इसी में एक पॉइंट लिखा है, कमजोर विपणन और संरचना, मूल्य खोज तंत्र की अनुपस्थिति और फसल कटाई के बाद की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों की कमी ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। कमजोर विपणन और संरचना का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी काफ़ी वीक है। मूल खोज तंत्र की अनुपस्थिति की मतलब उन पेड़ों का हमको कौन पेड़ लगाएं और उनका हमको कैसे से मूल्य मिल सके, इस तंत्र की भी अनुपस्थिति है। फसल कटाई के बाद की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों की कमी, ये फसल कटाई के बाद में इनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ना, तो इसकी टेक्नोलॉजी से संबंधित कई सारी ऐसी परिस्थितियां जिसके कारण लोग इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। अगला है लघु और सीमांत कृषि भूमि। अपने यहाँ ज़्यादातर जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं। तो मैं पहले इनकी डिफिनीशन बता देता हूँ। तो जो सीमांत किसान है ना, उसमें वो किसान आते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, और लघु किसान होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। तो लघु और सीमांत किसान की यदि बात एक साथ करोगे तो 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो गई, तो उसमें ये सब आ गए। तो लिखा है कि अधिकांश किसान लघु और सीमांत हैं जिनके पास छोटे खेत हैं। इस परिदृश्य में आर्थिक रूप से और स्थानिक रूप से कृषि वानिकी अव्यवहार्य है। ज़्यादातर जो किसान है वो लघु और सीमांत है जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, तो इसलिए इकोनॉमिकली और इस लोकली है ना, ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो उतनी फीजिबल नहीं है अपने यहाँ। अब हम लोग देखेंगे कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। तो इसमें पहला लिखा है, इस क्षेत्र को इसके उपयोगिता दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य से संस्थागत रूप से मजबूत और स्पष्ट चिन्हित किए जाने की आवश्यकता है, जो कृषि वानिकी पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को समाहित करता है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, इसका महत्व जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक लोग इसको अपनाएंगे नहीं। और इस तरह से हमको एग्रो फॉरेस्ट्री और पर्यावरण संरक्षण और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है, केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के बजाय सभी छोटे भूमिधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। कि केवल जो SC और ST कैटेगरी के जो किसान है ना, उनको सहायता ना दे के सभी जो छोटे भूधारक हैं उनको वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट और दिखा है, सब पॉइंट करके, प्रोटोकॉल विकसित करने की आवश्यकता है जहां छोटे भूमिधारक कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से आय अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसे नियम, प्रोटोकॉल का मतलब एक तरीके से नियम ही है, ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जो छोटे भूमिधारक हैं वो कार्बन ट्रेडिंग से अपनी आय प्राप्त कर सकें, कुछ भाग उसका। दूसरा लिखा, दीर्घावधिक वित्त पोषण चक्र, मतलब लॉन्ग टाइम जो फाइनेंशियल सर्कल है ना, उसके साथ साथ क्या लिखा, संस्थागत ऋण, इंस्टीट्यूशनल लोन, ब्याज स्थगन और कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त बीमा उत्पादों को भी अधिकल्पित किया जाना चाहिए। तो आपको जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, उसके लिए भी ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। और ब्याज स्थगन का मतलब यदि आपको घाटा होता है मतलब किसानों को, तो ब्याज में भी छूट मिलनी चाहिए। और इसमें तीसरा पॉइंट लिखा है, निजी क्षेत्र को भी कृषि वानिकी में एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के माध्यम से निवेश करना चाहिए। कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसको CSR मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, उसकी जो कुछ सामाजिक जिम्मेदारी है ना, उसके तहत एग्रो फॉरेस्ट्री में भी ना कमर्शियल इंडस्ट्री की तरह कुछ निवेश करना चाहिए। अगला पॉइंट है, वृक्ष आधारित खेती, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं।
और मूल श्रृंखला विकास के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण हेतु किसान समूहों, अब किसान समूह में सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पाद संगठन मतलब फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि इस तरह की खेती को बढ़ावा देने के लिए आप किसान समूहों भी बना सकते हैं। तो उसमें सहकारी समितियां या स्वयं सहायता समूह या किसान उत्पाद संगठन, इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इसमें एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि कम से कम 10% कृषि भूमि को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य संभव है, कि जो गवर्नमेंट है ना उसको ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए कि लगभग 10% जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको है ना ट्री कवर उसमें उसको ट्री द्वारा कवर करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या लिखा है, कृषि वानिकी की वर्तमान स्थिति प्रतिकूल कानूनों में संशोधन और इससे संबंधित नियमों को सरल बनाने की मांग रखती है, कि जो अभी एग्रो फॉरेस्ट्री की स्थिति है वो सही नहीं है, तो जो इसके प्रतिकूल जो कानून है उनमें संशोधन किया जाना चाहिए और जो कुछ नियम है इससे संबंधित उनको भी आसान बनाना चाहिए। आगे क्या लिखा है, नीति निर्माताओं को भूमि उपयोग और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सभी नीतियों में कृषि वानिकों को शामिल करना चाहिए और कृषि वानिकी संबंधी अवसंरचना, और संरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में अवसंरचना बोलते हैं, में सरकारी निवेश तथा स्थायी उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिए, कि जो लॉ मेकर्स है ना उनको एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके और परमानेंट जो इंडस्ट्री है वो भी इसमें उसको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, वैज्ञानिक और शोधकर्ता स्थान विशिष्ट वृक्ष आधारित प्रौद्योगिकियां विकसित कर सकते हैं जो संवहनीय आजीविका के लिए फसल और पशुधन प्रणालियों को पूरकता प्रदान करें, लैंगिक चिंताओं को संबोधित करें और स्थानीय समुदायों के विचारों को इसमें शामिल करें। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं जो लोग, उनको स्थान विशिष्ट वृक्ष आधारित, कि आप अलग अलग स्थान है ना वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे भी कोई पेड़ लगा दो, तो स्थान आधारित पेड़ों को डेवलप करना चाहिए और स्थानीय जो समुदाय हैं उनको विचारों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो ये हो गया आपका जो 12वां टॉपिक है फॉरेस्ट्री, वनीकरण एंड कृषि वानिकी। तो वनीकरण को अफॉरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ये 12वां टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।